नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। शहर की खबरों की ओर रुख करें उससे पहले आइए डालते हैं नजर कोरोना अपडेट्स पर। बात करते हैं विश्व की। विश्व भर में कोरोना के अब तक 7,53,00,000 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं, जबकि भारत में यह संख्या 99,78,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में 2,32,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज हो चुके हैं। यह थे कोरोना अपडेट्स और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने किसानों को मनाने का दिया नमो मंत्र, कहा एमएसपी ना बंद होगी ना खत्म होगी। दूषित विश्वामित्री को कुछ और प्रदूषित करने का काला धंधा उजागर, 5 लोगों पर केस दर्ज। और वडोदरा में होंगे सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के 15 मैच, बीसीए जुटा तैयारियों में। कृषि कानूनों को देश के लोगों तक पहुंचाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है और उसी के तहत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को कृषि बिल के फायदे बताए। कृषि कानूनों को समझाने के लिए मध्य प्रदेश के रायसेन में किसान महासम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कृषि कानूनों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर किया है। साथ ही कई चीजों पर सरकार की राय उन्होंने स्पष्ट कर दी है। किसानों को पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मंडियां भी कभी बंद नहीं होंगी। पीएम मोदी ने कहा कि तकनीक की वजह से अब किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है। इसकी चर्चा भी खूब हो रही है। दुनिया के बड़े बड़े देशों के किसानों को जो आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, वो सुविधा भारत के भी किसानों को मिले, इसमें अब और देर नहीं की जा सकती। समय हमारा इंतजार नहीं कर सकता। तेजी से बदलते हुए वैश्विक परिदृश्य में भारत का किसान सुविधाओं के अभाव में, आधुनिक तौर तरीकों के अभाव में असहाय होता जाए, ये स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती। 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो आज करने की नौबत आई है। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे, वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेचना हो, तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो, तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। मंडी के अलावा किसान चाहकर भी अपनी फसल कहीं और नहीं बेच सकता था। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए। दूषित विश्वामित्री को और प्रदूषित किए जाने का मामला फिर एक बार वडोदरा शहर में उजागर हुआ है और इस केमिकल युक्त पानी से विश्वामित्री में बसने वाले मगरमच्छों की जान पर खतरा मंडरा रहा है।
वड़सर इलाके में अवैध रूप से पाइपलाइन बिछाकर विश्वामित्री नदी में केमिकल युक्त दूषित पानी छोड़े जाने मामले कंपनी मालिक समेत 5 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वडोदरा के वड़सर इलाके में वडोदरा महानगर पालिका को कचरे की गाड़ियां रखने के लिए जगह आवंटित की गई थी, जिस पर अवैध रूप से पाइपलाइन बिछाकर विश्वामित्री नदी में केमिकल युक्त पानी छोड़ा जा रहा था। मामले की शिकायत विभिन्न ग्राम पंचायत द्वारा जीपीसीबी को भी दी गई थी। जीपीसीबी द्वारा मामले की जांच के बाद पानी के सैंपल लिए गए और दूषित पानी छोड़ने वालों पर कार्यवाही की गई। गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वडोदरा को एक फरियाद मिली थी, उसके रिगार्डिंग हम लोग एक इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से हमें पता चला कि यहाँ कुछ पानी डिस्पोजल, केमिकल रिलेटेड पानी डिस्पोजल हो रहा है। सो वी हम यहाँ पर अभी इन्वेस्टिगेशन और पुलिस कोई कंप्लेंट की गई या हमें एफआईआर कल मांजरपुर पुलिस स्टेशन में की है। अभी आने वाले दिनों में प्रस्तावित सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 15 मैच वडोदरा शहर में भी सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने की तैयारियां बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा तेज कर दी गई है। बीसीसीआई की T20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के मैच 10 से 29 जनवरी तक बायोसिक्योर बबल में 6 वेन्यू पर खेले जाएंगे। बेंगलुरु, कोलकाता, वडोदरा, इंदौर, मुंबई और चेन्नई इन मैचों की मेजबानी करेगी। सभी 38 टीमों के खिलाड़ी और स्टाफ को हर सेंटर पर मैच शुरू होने से पहले क्वारंटीन में रहना होगा और 3 कोविड टेस्ट से गुजरना होगा। वडोदरा में भी आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट के मुकाबले पर बीसीए की मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन सत्यजीत सिंह गायकवाड़ ने जानकारी दी। सैयद अली ट्रॉफी है, उसके लिए जो बीसीसीआई ने वडोदरा को सिलेक्ट किया 6 जगहों में से, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? एक तो एसोसिएशन का प्रिपेयर्डनेस क्या है, एसोसिएशन की कैपेबिलिटी क्या है, एसोसिएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो उस हिसाब से देखा जाता है। बड़ौदा के पास स्टेडियम नहीं है, लेकिन बड़ौदा के पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। बड़ौदा के पास बहुत बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम है, ग्राउंड्स की है, चाहे वो ग्राउंड्समैन की हो, चाहे वो विकेट्स की हो। और बीसीसीआई के पास एक हिस्ट्री है बड़ौदा की कि भाई बड़ौदा में जितनी भी बीसीसीआई की मैचेस हुई वो सबसे बेहतरीन कंडक्ट हुई। उनके हर मैच के अंपायर्स के, मैच ऑब्जर्वर्स के, रेफरीज़ के जो रिपोर्टिंग होता है, उस हिसाब से इंडिया में जब 6 यूनिट चुने गए उसमें से उन्होंने बड़ौदा को भी चुना है। हमारे पास रिलायंस बहुत बेहतरीन ग्राउंड है, मोतीबाग क्रिकेट क्लब बहुत अच्छा ग्राउंड है, FB कॉलोनी बहुत अच्छा ग्राउंड है, GSFC का भी अच्छा है, लेकिन कोविड की वजह से उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। MSU कोविड की वजह से टोटली बंद है। लेकिन हमारे पास और भी अच्छे ग्राउंड्स है। वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन का PTC का एक ग्राउंड है, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर का, वो भी बेहतरीन है। वो भी रणजी ट्रॉफी रेडी ग्राउंड है, वहाँ भी हमारे पास कम से कम 8 विकेट्स है। तो जैसे बड़ौदा में 5 टीम्स 6 टीम्स खेल रही है और रोज़ की 3 मैचेस हैं 10 तारीख से, तो हमारे पास हर ग्राउंड पे 8-8 विकेट्स हैं। तो हमारे पास पूरी तैयारी है कि हम इसको कंडक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है। तो बड़ौदा में 2-3 5 स्टार होटल है, 4 स्टार होटल है। तो जो बायो बबल बनाना चाहते हैं, ये बायो बबल बना के उसकी सुरक्षितता को कायम रखना, तो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की उसमें काबिलियत देखने के बाद वो किया है। अभी खैर उसकी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं आई है कैसे करेंगे क्या करेंगे, लेकिन बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की डॉक्टर्स की भी कमेटी है जिसमें बड़ौदा के बेहतरीन डॉक्टर्स उस कमेटी में हैं। तो हमारे राउंड द क्लॉक प्लेयर्स का, जैसे भाईलाल बेअमीन हॉस्पिटल के साथ हमारा एक एनुअल टाइप है। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन एक जिम्मेदार एसोसिएशन की तरह अपने हर प्लेयर्स को देख रही है। उसके ऊपर बीसीसीआई है, बीसीसीआई भी देखती है। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ों को देखते हुए बीसीसीआई ने हमें 1 of the 6 यूनिट बनाया है जहाँ ये टूर्नामेंट होगी, और क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल अहमदाबाद में होगी। बीसीसीआई जो रूल्स निकालते, 3 टेस्टिंग होंगे पहले प्लेयर्स के, उसके बाद मैचेस होंगे, प्रैक्टिस होंगे, वो कितना सेटिस्फेक्शन बड़ौदा के लिए रहेगा कि हो पाएगा ये सब यहाँ पे? हाँ बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि बड़ौदा में जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की सारी कोविड हॉस्पिटल्स हैं, और उसके साथ साथ बड़ौदा में जितनी भी पॉलीक्लिनिक्स है, वो मेजॉरिटी पॉलीक्लिनिक्स में भी कोविड आज टेस्टिंग भी हो रहा है। कोविड की कम से कम बड़ौदा में 35-40 लैब्स हैं। उसके साथ साथ जो बड़ौदा में मेडिकल फैटर्निटी का जो पूल है, वो मैं समझता हूँ कि गुजरात में बहुत बड़ा और अच्छा पूल है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसको आसानी से कर पाएंगे। उसकी जो मात्राएं हैं, किस तरह से करना है, कब इम्प्लीमेंट करना है, तो बीसीए आने वाले दिनों में एक डॉक्टर्स की पैनल अपॉइंट करेगी, वो सारा कोविड टेस्ट करेगा। हम
6 टीम के लिए 6 बेहतरीन जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड लैब्स हैं उनको हम अलॉट करेंगे ताकि एक टीम को एक लैब देखे सके। जैसे होटल है तो होटल बेहतरीन चुने जाएंगे, एक फ्लोर चुना जाएगा, उस हिसाब से उनके एम्प्लॉयज़ भी बायो बबल में आएंगे, उनका किचन का एक पार्ट भी बायो बबल में आएगा। बड़ोड़ा प्लेयर्स के लिए कितना बेनिफिट रहेगा कि आप होम पिच पे खेलेंगे एज वेल एज उनको पता कि ग्राउंड कैसा विकेट। जो लोकल कोचेज़ हैं और जिस तरह से टीम प्रैक्टिस अभी शुरू करेगी, क्योंकि अभी किरण मोरे T20 लीग चल रही है उसकी प्रैक्टिस है, उसके बाद चैलेंजर्स कप है, तो मैच प्रैक्टिस में तो हमने ऑलरेडी 1 महीने पहले से शुरू कर दिया प्रैक्टिस और मैच प्रैक्टिस। फिज़िकल ट्रेनिंग तो उनकी 6-8 महीने से ऑनलाइन ट्रेनिंग चली रही है। तो मैं समझता हूँ कि सारे क्रिकेटर्स फिट है। सवाल इतना ही है कि मैच प्रैक्टिस उनको जितनी चाहिए उतनी भले न मिल सकी हो, लेकिन मैं मानता हूँ कि T20 किरण मोरे क्रिकेट कप और चैलेंजर्स जो 22 तारीख से शुरू हो रहा है, तो उसके माध्यम से इनको एक अच्छी मैच प्रैक्टिस हो जाएगी और होम एडवांटेज एक विनिंग कॉम्पोजिशन ही ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मकान मालिक और किराएदारों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए एक अहम निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मकान मालिक और किराएदारों को कोर्ट के चक्कर नहीं काटने होंगे और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत ऐसे मामलों को सुलझाया जाएगा, जिस पर जानकारी दी वकील निमिषा धोत्रे और वडोदरा वकील मंडल के अध्यक्ष हसमुख भट्ट ने। सुप्रीम कोर्टનો જે પણ ચુકાદો છે મકાન માલિક અને ભાડુઆત અંગેનો એનો અમે સન્માન કરીએ છીએ। સુપ્રીમ કોર્ટ અમારી સુપિરિયર કોર્ટ છે જેનો ચુકાદોનો અમે હંમેશા માન રાખીશું જ, પરંતુ આજ દિન સુધી કોઈપણ પ્રકારના વકીલોના હિતમાં ચુકાદા આવેલ નથી। સોગંદનામા તલાટીને આપી દેવામાં આવ્યા છે। કોર્ટો તદ્દનપણે બંધ છે, કોર્ટો ફિઝિકલી ચાલુ નથી થઈ અને વકીલોની જ્યારે વકીલાત બંધ છે અને એમની ખૂબ કફોડી હાલત છે, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ આવા વકીલ વિરુદ્ધના અમુક ચુકાદા આપીને અમારા વકીલોની વકીલાત પર તરાપ મારી રહી છે, જે તદ્દન ખોટું છે અને અમને ખૂબ જ દુઃખ સાથે કહેવું પડે છે કે જે પણ એ ચુકાદા આપી રહી છે એ ખોટા છે। સુપ્રીમ કોર્ટ વકીલો માટે માયબાપ છે, એટલે એના જજમેન્ટનું કે એનું અર્થઘટન કે એનો વિરોધ કરવો એ ખોટું છે। પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટે જે જજમેન્ટ આપ્યું છે અને એમાં કીધું છે કે ભાડુઆતો અને માલિકોએ હવે કોર્ટમાં જવું નહીં પડે। એનો અર્થ એવો થાય કે આર્બિટ્રેશનની અંદર આ કેસો જાય, મધ્યસ્થી। એટલે હવે આર્બિટ્રેશનની અંદર રેલવે એમેન્ડમેન્ટ એક્ટ અને નેશનલ હાઈવે એક્ટની અંદર આર્બિટ્રેશનમાં જવાનો જે કોજ છે એનો પૂર્ણ ઉપયોગ થતો નથી, કેમ કે આર્બિટ્રેશનની અંદર ગવર્મેન્ટ અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવે છે અને ત્યાં સરકાર તરફી જ નિર્ણયો લેવાય એવી કાર્ય પદ્ધતિ અપનાવી રહી છે। હવે મારું તમને એવું કહેવું છે કે ઇન્ડિયન રેલવે ડેડિકેટ ફ્રેટ કોરિડોર, નેશનલ હાઈવે એક્ટની નીચે ગુજરાતના તમામ ખેડૂતોએ આર્બિટ્રેશનમાં કેસો દાખલ કર્યા છે। 2010માં દાખલ કરેલા કેસો 2020 સુધી ચાલતા નથી, તો સમયનો આને બચાવ કહેવાય? આનાથી સમય બચશે એવું લાગે છે? એ કોઈ સવાલ જ નથી। મધ્યસ્થી દ્વારા પણ આ કેસોનો ભાડુઆત કે માલિકને કોઈ ન્યાય મળનારો નથી, પરંતુ કોર્ટમાં જ લોકોને સ્પષ્ટ ન્યાય મળી શકે છે। ન્યાયિક પ્રક્રિયાથી જ લોકોને ન્યાય મળી શકે છે એવું મારું સ્પષ્ટ મંતવ્ય છે। વકીલોને કેટલું નુકસાન છે જો કોર્ટમાં ભાડુઆત અને વકીલોની વાત છોડો, વકીલોને શું નુકસાન છે, શું ફાયદો છે એની વાત અત્યારે કરવાની નથી, પરંતુ મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરીને આ કેસનો નિકાલ કરવો એનો અર્થ એવો થાય કે આર્બિટ્રેશનમાં આ કેસો દાખલ કરવાના થાય। હવે આર્બિટ્રેટરો જ કેસ ચલાવવા તૈયાર નથી ને પર્સનલ આર્બિટ્રેટર તરીકે કોઈની નિમણૂક રાજ્ય સરકાર કરતી નથી। મારું તો એવું કહેવું છે, નવા કાયદા પ્રમાણે હમણાં જે વિકાસ મંડળની જે સ્થાપના થઈ, એ જે વિકાસ મંડળની સ્થાપના છે ત્યાં જ જો આર્બિટ્રેટર તરીકેના બધા કામ આપી દે અને રિટાયર્ડ જજોની નિમણૂક કરવામાં આવે તો જ લોકોને ન્યાય મળે, પણ એ શક્ય નથી, કેમ કે ઘણા કેસો આર્બિટ્રેશનના પડેલા છે। તમને ખબર છે રેલવે ડેડિકેટ ફ્રેટ કોરિડોરના 2010થી કેસો પડ્યા છે, નેશનલ હાઈવે એક્ટના 2016થી કેસો સરકાર પાસે પડ્યા છે, કોઈ એ કેસ ચલાવતો નથી અને એમાં પણ પુરાવા જોવે ના જોવે અને સરકારના અંડર પ્રેશરની અંદર એ કેસોનો નિકાલ નથી થતો, તો આ ભાડુઆતો અને માલિકના કેસોનો નિકાલ ક્યાંથી થવાનો છે? મારી સ્પષ્ટ વાત છે, કોર્ટ સિવાય કોઈ ન્યાય આપી શકે નહીં। ભલે સુપ્રીમ કોર્ટનું જે જજમેન્ટ છે, પરંતુ આર્બિટ્રેટરની અંદર લોકોને સીધો ન્યાય સમયસર મળશે, ઓછા ખર્ચે મળશે, એ વાત સાથે હું સંમત નથી। कोरोना महामारी के चलते एमएस यूनिवर्सिटी पिछले कई महीनों से बंद है और ऐसे में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर समस्याएं सामने आ रही है, जिस पर एनएसयूआई द्वारा विरोध जताया गया।
वडोदरा शहर के विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न कराई गई। ऐसे में बीकॉम के पहले वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर एनएसयूआई द्वारा आपत्ति जताई गई। कई वर्ग के छात्रों को हायर पेमेंट पर एडमिशन दिए जाने पर एनएसयूआई के छात्रों ने रजिस्ट्रार के.एम. चुड़ासमा के पांव पकड़कर छात्रों को न्याय दिए जाने की मांग की। છોકરાઓ અમને કોલ કરે છે, વિદ્યાર્થીઓ છે છોટા ઉદેપુરથી એમની 4000 રૂપિયાની ફીસ લેવા માટે ખાલી આવતા હોય છે અને એ ફીસ માટે જ અમે વાત કરીએ છીએ। જ્યારે યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓના કામ નથી કરતી, તમે જુઓ આટલા મોટા મોટા આંદોલન થાય છે, પરીક્ષા નથી અપાતી, તેમ છતાં યુનિવર્સિટી એકનું એક બહાનું કરે છે કે સર્વર બંધ છે। કેટલા ટાઈમથી અમે રજૂઆત કરતા આવ્યા છે વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં, પરંતુ જ્યારે ખરેખર વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યની વાત છે ત્યારે કોઈ પણ પગલું નથી લેવાતું। ત્યારે આજે અમને થયું કે ખરેખર પગ પડવા જોઈએ કે સાહેબ ખરેખર તમે કામ કરો, અને આજે કંઈ રડવાની ઈચ્છા નથી, આમ રડવું આવી ગયું છે અમને। અમે રડાવાવાળા માણસ છે, અમે આંદોલનકારીઓ છે, અમે રડતા નથી, આ લોકોને ઝુકાઈને રહીશું અને આ જ મુદ્દા અમે વિધાનસભા સુધી લઈને જઈશું। ભલે અમારી સાથે આ સરકાર અને સત્તા પોલીસવાળા બધા જ એનએસયુઆઈની વિરુદ્ધ થઈ જાય છે, પરંતુ આ વખતે અમે મક્કમ મન બનાવીશું, પ્રદેશમાંથી આંદોલન લાવીશું, પરંતુ આ એમએસ યુનિવર્સિટીની જે ધાંધલાગીરી ચાલી રહી છે ને એને બહાર તો પાડીશું। હજુ સુધી તમે જુઓ રિઝલ્ટ નથી આવ્યા। જે ગઈ વખતના ટીવાયના વિદ્યાર્થીઓ છે, એમકોમના ફાઇનલના વિદ્યાર્થીઓ છે, એવું કહે છે કે જેને આઈફોનમાંથી એક્ઝામ આપી છે એમના રિઝલ્ટ નથી આવ્યા। હવે આઈફોનમાંથી છોકરાએ રિઝલ્ટ એક્ઝામ આપી એ એમની ભૂલ છે કે વિદ્યાર્થીની ભૂલ છે? કોઈ રીતે સ્વીકારવા તૈયાર નથી। યુનિવર્સિટીની બેંક ઓફ બરોડા પૈસા લઈ લે છે વિદ્યાર્થીઓ પાસે, પરંતુ બેંક ઓફ બરોડા યુનિવર્સિટીને નથી આપતી, તો યુનિવર્સિટી કહે છે કે એ તો યુનિવર્સિટી ના જાણે, એ તો બેંક અને વિદ્યાર્થી જાણે। હવે વિદ્યાર્થીના ખાતામાંથી પૈસા કપાઈ ગયા તો પણ વિદ્યાર્થી આજે પરીક્ષા નથી આપી શકતો। કેટલી બધી વખત વાત કરીએ એમની સાથે, કોઈ રીતે કોઈ રિસ્પોન્સ સરખો નથી આપવા તૈયાર, અને આજે એટલા જ માટે અમારે પગ પકડવા પડ્યા કે અમે પ્રૂફ સાથે છે। અમે પ્રૂફ વગર હોઈએ તો અમે ચલો સ્વીકારી પણ લઈએ, પણ અમે પ્રૂફ આપીએ છીએ તેમ છતાં અમને મીડિયાની સામે ખોટા પાડવામાં આવે છે કે તમે જોઈ લો, સાંભળી લો, આ લોકો ખોટા છે। અરે ભાઈ પ્રૂફ આપીએ છીએ, ડીન સાથે વાત કરીએ છીએ, તમારી પાસે 5-5 વખત વાત કરી, તેમ છતાં જ્યારે આંદોલન કરીએ ત્યારે અમે ખોટા થઈ જઈએ છીએ। મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે એ કલ્ચર માટે થઈને જાણીતી છે। વિદ્યાર્થીઓની સાથે ચર્ચા કરીને પલાઠીવાળીને બેસવું એની અંદર કોઈ નાનપ આવતી નથી। એમને પણ અમે ખુરશી ઉપર બેસાડીએ અમારી સમક્ષ, એની અંદર કોઈ નાનપ આવતી નથી। કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ રિઝોલ્વ થાય એના કોઈ ફોર્મલ રીત હોતી નથી। ગાર્ડનમાં બેસીને પણ ચર્ચા થાય, ઓફિસમાં બેસીને પણ ચર્ચા થાય, ઊભા રહીને પણ ચર્ચા થાય, તેમને સાંભળવું અગત્યનું છે। એ જ રીતે વિદ્યાર્થીઓ આજે જે નિવેદન કરતા હતા તેમને સાંભળવા માટે થઈ અને ઝૂકીને તેમને સાંભળવા એ મારા મતે એક એવી લાગણી છે કે જ્યાંના અમે તત્પર છીએ વિદ્યાર્થીઓને સાંભળવા માટે અને પ્રોબ્લેમ રિઝોલ્વ કરવા માટે। એટલે જ્યારે આપણે સંસ્કારી નગરીની સંસ્કારી યુનિવર્સિટીની અંદર એક પ્રેમ ભાવના વિદ્યાર્થી અને એડમિનિસ્ટ્રેશન વચ્ચે હોય તો આવા ઇમોશનલ સીન ઘણી વખત આવતા હોય છે, અને એ જ આપણી ખાસિયત છે। અને આ રીતે જ મનમેળથી જ્યારે યુનિવર્સિટીની અંદર કોઓપરેશનથી કામ થાય તો વિદ્યાર્થીઓના હિતની અંદર વધારે સારી રીતે વિદ્યાર્થી નેતા પણ ભાવુક થઈ ગયા। વિદ્યાર્થી નેતાઓ, વિદ્યાર્થી રિપ્રેઝન્ટેશન્સ, આ બધી વસ્તુ એવી છે કે એ અમારા હૃદયના ઘણા નજીક છે। વિદ્યાર્થીઓ અમારી સાથે ઘણી વખત ચર્ચા પણ કરતા હોય છે, નમન પણ કરતા હોય છે અમને, અને અમે એમને પ્રેમથી સાંભળીએ છીએ, પણ ચોક્કસપણે એમના તમામ ઇસ્યુઝ છે અને રિઝોલ્વ કરવાનો અમારો પ્રયત્ન હોય છે। કેટલા ટાઈમમાં આની અંદર કોઈ મોટો પ્રશ્ન નથી। વિદ્યાર્થીઓ જે પેમેન્ટ ગેટવેથી પેમેન્ટ કરે છે, યુનિવર્સિટી પાસે ન પહોંચે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને આઈડેન્ટિફાઈ કરી અને ફરી વખત એમનો સંપર્ક કરી અને રિઝોલ્વ કરીએ છીએ, જે કન્ટિન્યુઅસ પ્રોसेस છે અને યુનિवर्सिटी કરશે। गुजरात के मुख्यमंत्री द्वारा जमीन माफियाओं पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही ऐसे कई नेता मौजूद होने के आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर अतुल गामेची ने उन पर कड़ी कार्यवाही किए जाने की मांग की है। ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે કે ગુજરાતમાં જે પણ ભૂમાફિયા હશે હવે જો જમીન પચાવી પાડશે તો તેમની સામે કાયદેસરના પગલાં ભરવામાં આવશે, આકરામાં આકરી સજા કરવામાં આવશે, દંડ કરવામાં આવશે, પરંતુ કોઈ ભૂમાફિયાને છોડવામાં આવશે નહીં। આ જાહેરાતને વડોદરા શહેરની ગુજરાતની જનતા વધાવી રહી છે। ત્યારે બીજી બાજુ અમે કહી શકીએ કે ઘણા ભૂમાફિયા એવા છે સરકારમાં બેઠેલા છે, MP MLA પદાધિકારીઓ છે શાસનમાં બેઠેલા, સાથે ખેડૂતો જ નહીં ખરાબાની જમીન, તળાવોની જમીન પણ આ સફેદ જબ્બાદારી લોકોએ જે પચાવી પાડી છે એમાં પણ જો મુખ્યમંત્રી સાહેબ ધ્યાન આપે અને જે પણ ભૂમાફિયા સરકારમાં હોય, વિપક્ષમાં હોય, જે પણ ભૂમાફિયા જબ્બાદારી, સફેદ જબ્બાદારી હોય તેમને પણ સરકારે ઉઘાડા પાડવા જોઈએ। જેવી રીતે દારૂબંધીનો કાયદો આવ્યો છે છતાં દારૂ અત્યારે મળી રહ્યો છે, લોકો પી રહ્યા છે, તો આ ભૂમાફિયાનો જે કાયદો આવ્યો છે આ ભૂમાફિયાના કાયદાને પણ તટસ્થ રીતે આગળ વધારવામાં આવે। જે પણ ભૂમાફિયા હોય તેમની સામે સરકારે
કડક પગલાં લેવા જોઈએ અને સાથે કોઈ પણ જબ્બાદારી હોય એની સામે પણ પગલાં લે તેવી વડોદરા શહેરના એક નાગરિક તરીકે અમારી માંગ છે। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। बढ़ते जा रहे प्रदूषण और केमिकल से उगाई सब्जियां और फल खाने से भी हो रहा है सेहत को नुकसान। ऐसे में सबसे अच्छा विकल्प है किचन गार्डन का। अपने घर की बालकनी, गार्डन, टेरेस पर किचन गार्डन बनाएं, सब्जियां और फल खुद ही उगाएं। अब किचन गार्डन बनाना बहुत है आसान। गार्डन शॉपी के साथ सुभानपुरा बालाजी नगर के गार्डन शॉपी में अवेलेबल है ट्रॉपिकल प्लांट्स, एशियन वेजिटेबल सीड्स, ऑर्नामेंटल और सीजनल प्लांट्स, हर्ब्स और बहुत कुछ। गार्डन शॉपी द्वारा ऑर्गेनिक कल्टीवेशन, किचन गार्डन, टेरेस गार्डन, ग्रीन हाउस मैनेजमेंट, वर्टिकल गार्डनिंग, लैंडस्केपिंग पर दी जाती है एक्सपर्ट एडवाइस भी। तो विजिट करें गार्डन शॉपी, L111 बालाजी नगर, नियर समता फ्लैट, सुभानपुरा, वडोदरा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूले। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी यूट्यूब चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड। वडोदरा में आज शुक्रवार को कोरोना के 104 नए मामले दर्ज हुए, जिन्हें मिलाकर शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,991 हो गई है। वडोदरा शहर में आज शुक्रवार को वडोदरा महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए बुलेटिन में 104 नए कोरोना केस पॉजिटिव होने की पुष्टि की गई है। नए 104 कोरोना केस के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 19,991 पर पहुंच गया है। 24 घंटों में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3,809 सैंपल लिए गए, जिसमें से 3,705 सैंपल नेगेटिव आए हैं। कोरोना से शहर में अब तक 232 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 1,338 मरीजों का फिलहाल इलाज जारी है, जिसमें से 1,126 मरीज स्टेबल हैं, 153 मरीज ऑक्सीजन पर हैं, जबकि 59 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। आज 115 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। शहर में कोरोना से रिकवर होने वालों की संख्या 18,421 हो गई है। जाने माने कमेंटेटर और पूर्व भारतीय लेग स्पिनर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन पिछले 10 दिनों से शहर के क्रिकेटरों को क्रिकेट के गुर सिखा रहे हैं। शहर के क्रिकेटरों की प्रतिभा पर पूर्व क्रिकेटर लक्ष्मण शिवराम कृष्णन ने VNM टीवी से खास बातचीत की। बड़ौदा के बॉलर्स में कितना चेंजेस है और किस तरह से? चेंजेस तो अच्छा है, चेंजेस तो बहुत अच्छा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जो चेंजेस करते हैं ना, हम लोग एज कोचेस क्रिकेटर्स को, बहुत लोग बोलते हैं सर नॉट कंफर्टेबल है सर, बट टेक्निकली नॉट कंफर्टेबल किसी ने नहीं बोला। सब लोग को बोलता है बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा आ रहा है बॉल। अभी बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। अभी हमने जो वर्क किया है वो अलाइनमेंट माने आगे पैर और पीछे पैर एक लाइन पे रहना चाहिए और बॉडी भी सीधा रहना चाहिए, तो बैलेंस मिल जाता है बॉलर को और बॉलिंग करने आसानी हो जाता है। तो उसके बाद हमने पॉइंट ऑफ रिलीज जो लेंथ में गिरना है वो बताया है, और नॉन बॉलिंग आर्म का इस्तेमाल और बॉडी का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी बताया है। कल हम करेंगे रिबन लगा के और फ्लाइट करने, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट आने से और 50 ओवर्स क्रिकेट बहुत खेलने से लोग फ्लाइट नहीं कर रहे। तो कल हम ये ट्रेनिंग रखा हुआ है फ्लाइट करने का, जो क्या करेगा 5 फुट में एक रोप और 6 फुट में एक रोप, तो दोनों रोप और रिबन के बीच में जाना बॉल, तो वही से मिल जाता है फ्लाइट से मिल जाता है टर्न। तो हम अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं, सब लोग बेटर बॉलिंग कर रहे हैं और कंफर्टेबल भी फील कर रहे हैं। सो ये कैंप आधा हुआ है, पिछले आधा कैंप में बहुत बढ़िया बॉलिंग करना शुरू करेंगे। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने वन नेशन वन एजुकेशन की मांग के साथ रैली निकालकर सरकार पर निशाना साधा।
वन नेशन वन एजुकेशन की मांग को लेकर 6 दिसंबर को बांद्रा से एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद कर रहे हैं। यह रैली देश के सभी हिस्सों से गुजरते हुए वन नेशन वन एजुकेशन पर जागरूकता फैला रही है। इस रैली के महुआ पहुंचने पर रैली का स्वागत किया गया और इस मौके पर शहर के अंबेडकर पार्क में आयोजित कार्यक्रम के पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद ने सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई आरोप लगाए। संविधान के अनुच्छेद 21 का में लिखा है कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर सरकार डरी हुई है, सरकार बेईमान है और इसलिए सरकार ने देश भर में दोहरी शिक्षा प्रणाली लागू कर रखी है। एक तरफ गरीबों के बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल हैं जो विश्व बैंक द्वारा निर्मित कराए गए हैं, दूसरी तरफ अमीरों के बच्चों के पढ़ने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय हैं, जिसमें 25 करोड़ बच्चों की संख्या में से मात्र 25 लाख बच्चे ही पढ़ रहे हैं। इसलिए मात्र 1% बच्चे क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं, शेष 99% बच्चे क्वालिटी लेस, गुणवत्ता विहीन शिक्षा, मिड डे मील खाओ, थाली बजाओ, घर जाओ। इसलिए सामाजिक परिवर्तन मिशन के माध्यम से मानवर कांसीराम जी के चेलों ने, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने बांदा से परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर के निर्वाण दिवस के मौके पर एक प्रचार यात्रा निकाली, इस इरादे से कि मानवर कांसीराम जी ने कहा कि छोटे साधन से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा की लहरीपुरा न्यू रोड स्थित ब्रांच में अन्य ब्रांच को मर्ज कर दिए जाने से खाता धारकों की भीड़ लग जाती है और कोरोना गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन होता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले ही लहरीपुरा न्यू रोड स्थित ब्रांच में पद्मावती चौगान की शाखा को मर्ज किया गया था और अब देना बैंक का भी बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किए जाने से मंगल बाजार की देना बैंक भी इसी ब्रांच में मर्ज हुई है। ऐसे में बैंक में हमेशा भीड़ लगी रहती है, जिससे खाता धारकों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन भी हो रहा है। आना माटे बैंके सरकारे बधाए भेगा थईने आनो कोई कायमी उकेल लावવો પડશે। आवीने आवी रीते दंड भरवो के एक फाइनल उपाय नहीं। सोशल डिस्टन्सिंग नहीं जळवाय, ग्राहकों बिचारा भीख मांगता हो एवी रीतना पैसा लेवा, पैसा उपाड़वा और पैसा भरवा माटे आवी रीतना कलाकों कलाकों लाइन में उभा रहे। बिल्कुल समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन आनी बिल्कुल निंदा करे छे अने आनी सामे सखत पगला लेवानी बैंक ऑफ बड़ौदाना अधिकारीओने अने सरकारने विनंती। अमारा न्यू रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा आवेली है। लगभग न्यू रोड उपरना मोटा लगभग वेपारीओना अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा में एकाउंट है। दरेक व्यक्तिओने वेपारीओने बूमो है कि अमे माणसने पैसा लेवा के भरवा मोकले 1-1 कलाक लागे छे, बेंकना माटे एक अलगथी माणस राखવો પડે एम है। तो बैंक ऑफ बड़ौदाना डीजीएम एजीएम તેમજ મેનેજરશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે આનો જલ્દીથી જલ્દી નિકાલ લાવે અને ગ્રાહકોને જે તકલીફ પડે છે એ दूर करे। शहर के किशनवाड़ी इलाके में डिमोलिशन के दौरान अतिक्रमण के साथ साथ अवैध मकान तोड़ दिए जाने पर मकान मालिकों ने आपत्ति जताई। वडोदरा महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा किशनवाड़ी इलाके में कुछ अतिक्रमण हटाए जाने थे। इस दौरान 2 वैध घर भी तोड़ दिए गए, जिसकी शिकायत लेकर मकान मालिक डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर के पास पहुंचे। किशनवाड़ी विस्तारनी अंदर अमारू 50 वर्षथी मकान तैयारी है। पोतानी मालकीनी जमीन है। एमां फाइनल प्लॉट 747 के कॉर्पोरेशने रिकवर करेलो हतो। ते छतां बी आज दिन सुधी हजू वेरा पावती पण आवे छे, वेरो बी ले छे, छतां बी कोई मकान आप्युं नथी। तार पहेला ए लोकोने रोड पर करी दीधा। तेमना घरनी अंदर कोई पण जातना पुरुष छे नहीं। ए बधा मरण पामी गयेला छे। नाना छोकराओ छे, एमने कोई जग्याए कोई सर्विस के एवुं कशुं नहीं। घरना छे ने तो वासणो घसीने घरनुं गुजरान चलावता हता। तो अमे साहेब कमिश्नर साहेब ने रजूआत करवा आया है कि अमारू आ करेलू है, तो अमारा आ फाइनल प्लॉटनी अंदर कोईपण जग्याए एक नानू सरखुं पण मकान आपे एवी अमारी भलामण छे। रोड पर अत्यारे थई गेला छे। राते आटली ठंडीनी सीजन छे छतां पण कोई
જગ્યાએ સુવાની બી જગ્યા મળવાની નથી, તો કમિશનર ભલામણ કરે કે રાતે કોઈ સુવાની જગ્યાની વ્યવસ્થા કરી આપે। वडोदरा के काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा सयाजी नगरी द्वारा स्पेशल कोरोना वार्ड बनाया गया है, जिसमें कोरोना ग्रस्त बच्चों का इलाज संभव हो पाएगा। पिछले कई महीनों से कोरोना महामारी से देश जूझ रहा है। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं लगातार सरकार की हर संभव सहायता कर रही है। इसी के भागरूप रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा सयाजी नगरी द्वारा रोटरी क्लब इंटरनेशनल, रोटरी क्लब ऑफ सरसोटा सनराइज USA और जयंत संघवी के सहयोग से काशीबाग जनरल हॉस्पिटल में कोविड वार्ड डोनेट किया गया है, जिसका आज शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिला गवर्नर रत्न प्रशांत जानी, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह समेत के गणमान्य उपस्थित रहे। इस कोविड वार्ड में 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ICU, वेंटिलेटर समेत के कोरोना के इलाज उपलब्ध कराए जाएंगे। कोरोना वार्ड जिसमें सिर्फ बच्चों की सारवार हो, ऐसी एक अति आधुनिक फैसिलिटी की शुरुआत हो रही है। बच्चों के लिए वेंटिलेटर और उनके लिए पीडियाट्रिक के सभी कोई साधन की सहाय ये संघवी फैमिली और सयाजी नगरी रोटरी क्लब वैशाली बहन और उनके माध्यम से हो रही है। बड़ौदा शहर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सबको मैं खूब अभिनंदन देता हूँ। और मुझे ये बात अभी कहनी भी चाहिए कि मध्य गुजरात में ये सबसे बड़ी हॉस्पिटल है जिसमें पहली बार ऐसी कोरोना की पीडियाट्रिक वार्ड की शुरुआत हुई है। आने वाले दिनों में कोरोना के पीड़ित ये बच्चे जो गरीब और मध्यम वर्ग के हो, उनके लिए बहुत बड़ी सहायता है। ये टीम को मैं अभिनंदन देता हूँ। अभी हमें बहुत आनंद हो रहा है कि हम लोग बहुत ही एक अच्छा कोविड वार्ड यहाँ क्रिएट कर सके हैं। हम लोगों ने जो वेंटिलेटर्स और उसके साथ जो अलाइड पैरा मॉनिटर्स है, फिर डिफिब्रिलेटर है, वॉल्यूमेट्रिक पंप्स है, सिरिंज पंप्स है, ये सारे का जो प्रबंध किया है, तो इससे जो बच्चे लोग हैं, नियोनेटल है और बच्चे हैं जिनमें ये कोविड होता है, तो उनके लिए बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हम यहाँ दे पा रहे हैं, तो उसकी हमें काफ़ी आनंद है। और हमारी क्लब की तरफ से हम हमारे जो डोनर है जयंत भाई संघवी का भी आभार मानते हैं और हमारी रोटरी इंटरनेशनल का भी काफ़ी आभार मानते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। और हमारी जो रोटरी इंटरनेशनल है वो इस तरह से डिजीज़ प्रिवेंशन होता है, वोकेशनल सपोर्ट होता है, फिर चाइल्ड और पेडियाट्रिक सपोर्ट होता है, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट होता है, ये सारे फील्ड में काम करती है पूरी दुनिया में। और इस तरह के काम हम लोग करते रहते हैं, तो हमें काफ़ी आनंद है और हम चाहते हैं कि ये इस तरह के और बड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ करें बड़ौदा में। राज्य सरकार द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड पर सरकारी अनाज निःशुल्क या रियायती दरों पर दिया जाता है, लेकिन जिन कार्ड धारकों के पास 4 व्हीलर गाड़ियां होने के बावजूद NFSL कार्ड है, उन्हें APL कार्ड में परिवर्तन करने की कार्यवाही की जा रही है, जिस पर जानकारी दी जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारी शैलेश गोकलानी ने। हालમાં આપણે એક નવી કાર્યવાહી એવી કરી રહ્યા છીએ કે જે લોકો સરકારી યોજનાઓના પેન્શન લે છે અને પોતે ગરીબી રેખાથી નીચે છે, દાખલા તરીકે વિધવા પેન્શન, વૃદ્ધ પેન્શન, દિવ્યાંગ પેન્શન અને જે લોકો બાંધકામ મજૂર તરીકે નોંધાયેલા છે તે બધા લોકોના કાર્ડ્સ આપણે NFSAમાં દાખલ કરવામાં આવેલા છે। એટલે આ પ્રકારના સર્વે લાભાર્થીઓને એક વિનંતી છે કે પોતાને NFSAનો લાભ મળવાનો છે તો નજીકની દુકાન જ્યાં આપણે રેશન કાર્ડ ચાલતું હોય ત્યાં જઈને એ લોકો તપાસ કરે કે પોતાનું રેશન કાર્ડ NFSA થઈ ગયું છે તો એને જથ્થો મળવાનો ચાલુ થશે। જે લોકો 4 પૈડાવાળા વાહન ધરાવે છે તે લોકોનો અમે RTO તરફથી ડેટા મેળવી અને દરેક તાલુકે આપ્યો છે અને તાલુકા મામલતદારશ્રીને સૂચના આપી તો તેઓના નામ કમી કરી અને તેઓને APL કાર્ડમાં ટ્રાન્સફર કરવાના। અને આ માધ્યમથી અમે સર્વને વિનંતી પણ કરીએ છીએ કે જે લોકો સદ્ધર છે, જે લોકોની સારી આવક છે, જે લોકો 4 પૈડાવાળા વાહન ધરાવે છે તે લોકો સામે ચાલીને જો તેઓ અનાજ લેતા હોય તો અનાજને ત્યાગી અને પોતાનું કાર્ડ NFSA કાર્ડ હોય તો એમાંથી APL1 APL2માં ટ્રાન્સફર કરે। અત્યાર સુધી અમે લગભગ 1200 જેવા કેસોને અમે કન્વર્ટ કર્યા છે કે જે લોકો BPLમાં હતા અને અમને ધ્યાને આવ્યું કે એ BPLમાં રહેવા પાત્ર નથી તો એ લોકોને અમે APL નોન NFSAમાં કન્વર્ટ કર્યા છે। સમગ્ર જિલ્લામાં હજુ બીજા 3-4 હજાર લોકો એવા હશે કે જેને અમે કન્વર્ટ કરી અને નોન NFSAમાં લઈ આવીશું। बीती रात आजवा रोड पर राजस्थान पासिंग की ट्रक के चालक ने सांवली के पिलोल गांव के मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया। आजवा रोड पर बेकाबू रूप से ट्रक चलाते हुए ट्रक चालक ने मोटरसाइकिल सवार शख्स को चपेट में लेकर गंभीर रूप से घायल किया। इस दुर्घटना में सांवली के मोटरसाइकिल चालक कनु परमार की
मौत हो गई। मृतक अपनी मोटरसाइकिल से सूरत की ओर जा रहा था। उस दौरान पीछे से ट्रक नंबर RJ 32GA0935 के चालक ने इस हादसे को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक की तफ्तीश शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से देश भर में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में भारतीय वाल्मीकि मंच ने आज जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर किसान विरोधी बिल को तत्काल रूप से रद्द किए जाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पिछले दिनों 3 बिल पारित किए थे, लेकिन इन कृषि बिल का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और उनके समर्थन में भी लगातार कई संगठन आगे आ रहे हैं। वडोदरा शहर में कार्यरत भारतीय वाल्मीकि मंच द्वारा भी इस मामले जिलाधीश कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करते हुए किसानों का समर्थन किया गया। भारतीय वाल्मीकि मंच द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन देकर किसान कृषि विधेयक रद्द करने की मांग की गई। हम कितने दिनों से हम देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कि हमारे जो किसान है वो आज 23 दिनों से रोड पर आंदोलन चला रहे हैं। कई किसानों ने आहुति दे दी है, 20-20 हमारे किसान मर चुके हैं। एक किसान ने अपने आप पर गोली चलाकर आत्महत्या कर ली, फिर भी ये सरकार नहीं सुन रही है। जो कानून किसानों के खिलाफ आया है, जो तीन कानून, उस कानून के खिलाफ ये आंदोलन चला रहे हैं और वो कानून हमने भी पढ़ा है, हमने भी देखा है और हमने उसको पढ़ने के और सोचने के बाद हमें लग रहा है कि ये कानून सचमुच सिर्फ किसानों के खिलाफ नहीं पर आम जनता के भी खिलाफ है, क्योंकि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है वो हमारे आम जनता को स्पर्शता है। जहाँ पर हमारी जो एसेंशियल सर्विसेज, जो खाद्य है, जो साग भाजी है, उसके बाद अनाज है, दाल है, तेल है, ये सब कुछ अब लोगों को संग्रह करने के लिए, स्टोर करने के लिए उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को मौका मिल जाएगा और सरकार उसने अपना हाथ अपने जो जगह है गोडाउन्स वहाँ पर नहीं रखेगी और इनको दे देगी। तब ये ज़रूर है कि आने वाले दिनों में हम इनके शिकार बनेंगे और आम जनता भी इसके शिकार बनकर खूब उसको सहना पड़ेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। राज्य की नगर प्राथमिक शिक्षण समिति सहित 5 महानगर पालिका की नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के शिक्षकों को सरकार द्वारा 4200 ग्रेड पे देने की बात कही गई थी, लेकिन शिक्षकों को 4200 ग्रेड पे अभी तक नहीं दिया गया है। राजकोट, अहमदाबाद, जामनगर, भावनगर, सूरत और वडोदरा के नगर प्राथमिक शिक्षण समिति के शिक्षकों को 4200 ग्रेड पे चुकाने की बात राज्य सरकार द्वारा कही गई थी, लेकिन इसका अमलीकरण नहीं किया गया, जिसके बाद शिक्षकों में काफी रोष देखा गया। दरअसल सरकार ने 2012 से ही 4200 ग्रेड पे देने की घोषणा की थी, तो वहीं महानगर पालिका ने 1996 से 2012 तक शामिल रहे शिक्षक 4200 ग्रेड पे से वंचित रहे हैं। राज्य सरकार ने अમને અમારે એક જ અપીલ છે કે જો સમગ્ર ગુજરાતમાં એક જ પરિપત્રથી શિક્ષણ વિભાગના એક જ પરિપત્રથી ભરતી થતી હોય, એની બદલીઓ થતી હોય, તમામ કામગીરીઓ સરખી જ હોય તો જિલ્લા પંચાયતના શિક્ષકોને જે લાભો મળે છે એ જ લાભો મહાનગરપાલિકાના શિક્ષકોને મળવાપાત્ર થાય છે અને એ અમારો હક છે। 21 અને 22 તારીખે નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિનો જે સંઘ છે અમારો રાજ્ય સંઘ, તેના પ્રમુખ માનનીય ચંદ્રકાંતભાઈ ખાખરિયા સાહેબ અને મહામંત્રી મનોજભાઈ પટેલ દ્વારા 21 અને 22 તારીખ એક આંદોલન આપવાનું અમે એમનો આદેશ થયેલો છે। આ આંદોલનની અસરથી ઉપરલા લેવલે આવતીકાલે તાત્કાલિક ધોરણે મિટિંગ બોલાવવામાં આવી છે, પરંતુ એ બાબતે હું કહીશ કે જો અમારા પ્રશ્નનો ઉકેલ નહીં આવે તો અમે ચોક્કસથી 21 અને 22 તારીખે આંદોलन કરીશું। तो वहीं नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के चेयरमैन दिलीप सिंह गोहिल ने मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात कही है। सर, महानगर पालिका की प्राथमिक शिक्षा समिति से ये मामला सामने आया है कि कुछ जो टीचर्स हैं 2012 के बाद 40 to 100 का ग्रेड पे उन्हें मिलना था, लेकिन वो अभी तक उन्हें नहीं मिला है और इसकी वजह से टीचर्स में काफ़ी रोष है। उसके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी टीचर को गुजरात सरकार का धन्यवाद करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि 4200 ग्रेड पेड राज्य सरकार ने अभी डिसीजन लिया है कि सभी टीचर को मिलेंगे। कुछ टेक्निकल लिखावट की वजह से राज्य के जो महानगर है वहाँ महानगर के जो शिक्षक है
उसमें 2003 के बाद जिनकी रिक्रूटमेंट हुई है वो सभी को ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन बिफोर 2003 जो उनकी रिक्रूटमेंट हुई है वही ये 4200 ग्रेड पे से वंचित रह रहे हैं। हमने सभी महानगर पालिका के जो शिक्षक संघ के प्रतिनिधि है उनसे बात की और उन्होंने हमको आवेदन पत्र दिया। फिर हमने शिक्षण विभाग में रजूआत की है। शिक्षण विभाग से हमारी ऐसी बात हुई है कि सर इसमें बहुत कुछ गिने चुने बहुत कम टीचर जो है वो बाकी रह जाते हैं, ये बेनिफिट की वजह से वंचित रह जाते हैं। शिक्षण विभाग ने भी हम लोगों को प्रॉमिस किया है कि ये हमारे ही टीचर है, राज्य सरकार के ही टीचर है और उनको भी बेनिफिट मिलेगा ये, और उसका डिसीजन जो है वो शॉर्ट टाइम में लिया जाएगा। सर, इसमें ये भी सामने आ रहा है कि जितनी भी महानगर पालिका के जो शिक्षण समिति के जो टीचर्स हैं 21 और 22 दिसंबर को उपवास और धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, उन्होंने ऐलान किया है कि हम 21 और 22 दिसंबर को धरना करेंगे, लेकिन मुझे भरोसा है शिक्षण विभाग जो है उससे पहले ये शिक्षकों के जो प्रश्नों के लिए ये धरना हो रहा है उसका सॉल्यूशन होता है तो ये धरना का कार्यक्रम नहीं करेंगे वो। और आइए अब डालते हैं नजर खबरें फटाफट पर। अमेरिका के परमाणु हथियारों के भंडार की देखरेख करने वाले राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा प्रशासन और ऊर्जा विभाग के नेटवर्क पर बड़ा साइबर हमला हुआ है। दावा किया जा रहा है कि इस दौरान हैकर्स ने बड़ी मात्रा में गोपनीय फाइलें चोरी कर ली है। इस साइबर हमले से कम आधा दर्जन संघीय एजेंसियां प्रभावित हुई है। अमेरिकी मीडिया पॉलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार ऊर्जा विभाग के मुख्य सूचना अधिकारी रॉकी कैपियन ने इस घटना की पुष्टि की है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी राज्यों में स्थित कोरोना अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को 4 सप्ताह का समय देते हुए कहा है कि कोरोना अस्पतालों में आग की सुरक्षा संबंधित ऑडिट करवाकर इसके लिए फायर डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा और नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन की सलाहकार समिति ने मॉडर्ना द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इससे लगभग 1 सप्ताह पहले फाइजर के कोविड-19 टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई थी। स्वतंत्र वैज्ञानिकों एवं लोक स्वास्थ्य विशेषज्ञों वाली FDA की वैक्सीन एंड रिलेटेड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स एडवाइजरी कमेटी ने गुरुवार को एक बैठक में मॉडर्ना के कोविड-19 टीके mRNA 1273 के आपात इस्तेमाल की सिफारिश करते हुए इसके पक्ष में मतदान किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि आज मैंने कोरोना टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है और सिम्टम्स भी नहीं है, अतः डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम आइसोलेशन में रहूंगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि जो भी लोग गत कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। विदेशों से निवेश प्रवाह जारी रहने के बीच आज सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को शेयर बाजार बढ़त पर बंद हुआ। यह लगातार 6वां सत्र है जब घरेलू बाजार में उछाल आया। हालांकि मुनाफा वसूली चलने से बाजार में उतार चढ़ाव का रुख दिखाई दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.15% की बढ़त के साथ 70.35 अंक ऊपर 46,960.69 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.14% की तेजी के साथ 13,760.55 के स्तर पर बंद हुआ। वडोदरा शहर के नागरवाड़ा इलाके में रहने वाली एक ब्राह्मण युवती का मुंबई के बांद्रा की मस्जिद में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का मामला सामने आया। हिंदू संगठनों में भारी विरोध के बीच बुधवार को पुलिस दोनों को लेकर वडोदरा आ गई और अपने अपने घर भेज दिया। परिवार द्वारा लड़की को समझाने की कोशिश जारी है। जब इस बारे में लड़की से बात की गई तो उसने कहा कि पति अयाज से हिंदू बनने के लिए कहूंगी।
गुजरात सरकार ने एक बार फिर से कच्छ में प्राचीन हड़प्पा संस्कृति की तर्ज पर धोलावीरा को भी एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में विकसित करने की कवायद तेज कर दी है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हड़प्पा नगरी धोलावीरा को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को के विश्व विरासत केंद्र में नामांकन के लिए एक डोजियर भेजा है। साथ ही राज्य सरकार ने इस साइट को विकसित करने के लिए 2 समितियों का गठन भी किया है। देश भर में कोरोना का जोर अब घटता जा रहा है। ऐसे में अहमदाबाद के 59 वर्षीय बुजुर्ग ने 113 दिन बाद कोरोना को मात दे दी है। 113 दिन तक उन्होंने अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इलाज कराते हुए भरत सिंह सोलंकी के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अस्पताल से रिकवर होकर घर जाते वक्त उन्हें विदाई देने गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल भी अस्पताल पहुंचे। शिनोर के सांदली में एसटी बस के ड्राइवर को चालू बस में हार्ट अटैक आने की घटना घटी, लेकिन बस ड्राइवर ने समय रहते बस को ब्रेक मारकर रोक दिया और कई लोगों को सुरक्षित बचा लिया। बस में सवार यात्रियों ने ड्राइवर को प्राथमिक इलाज के बाद 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा। ड्राइवर की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। ओएनजीसी क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में पंचर कर चोरी करने वाली गैंग को भरूच ओएनजीसी ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले क्रूड ऑयल की पाइपलाइन में पंचर कर रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य 2 आरोपी मौके से भागने में सफल रहे। इन 3 में से 2 आरोपी पहले भी ओएनजीसी की पाइपलाइन से ऑयल चोरी मामले में शामिल रह चुके हैं। भरूच तालुका के चावच गांव निकट गैस सिलेंडर रिफिलिंग का घोटाला उजागर हुआ है। सी डिवीजन पुलिस द्वारा मौके से 40 कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए हैं। सिलेंडर के गोदाम से 1 किलोमीटर दूर गैस सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिलिंग किया जाता था, जिससे नजदीक रहने वाले लोगों की जान पर भी खतरा बना हुआ था। ऐसे में पूर्व सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर गैस रिफिलिंग करने के घोटाले को उजागर किया है और मामले के दोषियों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। पंचमहाल के गोगंबा तालुका में तेंदुए का आतंक बरकरार है। इस बार तेंदुए ने जमुवानिया गांव के एक शख्स पर हमला कर दिया। तेंदुए के हमले से शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल शख्स को 108 एम्बुलेंस के जरिए गोधरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस इलाके में रोजाना तेंदुए के हमले की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे निवासियों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग द्वारा तेंदुए को पकड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग द्वारा नाइट विजन कैमरे के साथ लगभग 6 पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया और शहर की खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस कठिन समय में अपना खूब ख्याल रखिए। नमस्कार।